आपको लगता है देश तरक्की कर रहा है। प्रणाम दोस्तों। आपको लगता है इतने फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवेज, इंडस्ट्रियल पार्क्स, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब मिलकर भारत को सुपर पावर बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज हम आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं जो शायद आपके दिमाग में खौफ भी पैदा करेगा और गुस्सा भी। अगर देश तरक्की कर रहा है तो मालिक कौन बन रहा है? आप, आपका बेटा, आपका परिवार, आपका शहर, या कुछ ऐसे लोग जिन्हें पहले से पता होता है कि अगली पॉलिसी कहाँ गिरेगी, अगला पैसा किस सेक्टर में आएगा, अगली जमीन कहाँ सोना बनने वाली है और अगला विकास किसके नाम पर लिखा जाएगा? और अगर मैं आपसे कहूँ कि नोटबंदी के बाद काला धन खत्म नहीं हुआ, अगर मैं कहूँ कि कैश इकॉनमी खत्म नहीं हुई, अगर मैं कहूँ कि देश में इस समय 34 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की करेंसी सर्कुलेशन में है, तो क्या आप रुककर वही सवाल पूछेंगे? फिर 2016 में क्या हुआ था? मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और आज जो नई योजना आई है 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स, जिसे सरकार भव्य विकास बता रही है, क्या वो सचमुच विकास है या फिर एक और वेल डिजाइन ट्रांसफर ऑफ वेल्थ? आज का वीडियो बहुत सेंसिटिव है क्योंकि इसमें स्लोगन नहीं है, इसमें पैटर्न्स हैं, इसमें डेटा है, इसमें सवाल है और इसमें वो चीज़ है जिससे हर सत्ता डरती है, याददाश्त। अंत तक देखिएगा क्योंकि बीच में जो तस्वीर बनेगी वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस देश में विकास हो रहा है या ओनरशिप कब्जे में जा रही है। सरकार ने एक नई मेगा योजना को मंजूरी दी है, नाम है भव्य। दावा है देश भर में 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनेंगे, निवेश आएगा, रोजगार आएगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इंडिया फैक्ट्री बनेगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? कागज पर हर योजना सुंदर लगती है, पावर पॉइंट पर हर सपना चमकता है, प्रेस रिलीज में हर घोषणा हिस्टोरिक लगती है, लेकिन भारत में असली कहानी अनाउंसमेंट में नहीं बल्कि एक्विजिशन में लिखी जाती है। और यहाँ पहला सवाल खड़ा होता है कि 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए जमीन कहाँ से आएगी? क्योंकि इंडस्ट्रियल पार्क हवा में नहीं बनते, उनके लिए चाहिए हजारों एकड़ जमीन, रोड कनेक्टिविटी, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर एक्सेस, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स और पॉलिसी सपोर्ट। यानी सरकार कह रही है विकास होगा, लेकिन जनता पूछ रही है किसकी जमीन पर? और यहीं से शुरू होता है असली डर। भारत में जब भी बड़ी डेवलपमेंट स्कीम आती है तो आम आदमी को सिर्फ ब्रोशर दिखता है, लेकिन अंदर क्या चलता है? सर्वे, नोटिफिकेशन, लैंड मार्किंग, रेट्स का खेल, लोकल दबाव, दलालों की एंट्री और फिर धीरे धीरे किसान अपनी जमीन से बाहर। आज नहीं तो कल वही जमीन जो पीढ़ियों से खेती में थी, प्लॉट बनती है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनती है, लॉजिस्टिक हब बनती है और उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए, जमीन की कीमत बढ़ती है, जमीन वाले की नहीं। यही इस मॉडल का पहला जहर है। पहले किसान की जमीन निकलती है, फिर मिडिलमैन आते हैं, फिर डेवलपर आते हैं, फिर कॉर्पोरेट आता है, फिर बैंक आता है, फिर स्टेट सब्सिडी आती है और अंत में जनता से कहा जाता है देखो विकास हो गया। लेकिन सवाल वही है, विकास किसका? अब मैं आपको भारत की इकॉनमी का सबसे डेंजरस सीक्रेट बताता हूँ। भारत में सबसे पहले पैसा हमेशा फैक्ट्री चलाकर नहीं बनता, सबसे बड़ा पैसा बनता है पहले से पता होने पर। अगर आपको पहले से पता हो कि कौन सा इंडस्ट्रियल जोन बनेगा, कहाँ हाईवे आएगा, कहाँ फ्रेट कॉरिडोर आएगा, कहाँ डेटा सेंटर पॉलिसी खुलेगी, कहाँ गैस की पाइपलाइन जाएगी, कहाँ पावर प्लांट लगेगा, कहाँ टेलीकॉम स्पेक्ट्रम से खेल होगा, कहाँ एआई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस, एनर्जी, इन सब में पॉलिसी सपोर्ट आएगा। तो आप पैसा मशीन चालू होने पर नहीं कमाते, आप पैसा पॉलिसी आने से पहले कमाते हैं। यहाँ से जन्म होता है इनसाइडर कैपिटलिज्म। नाम भले टेक्निकल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। जो लोग पॉलिसी के आसपास बैठते हैं, मुनाफा भी वही पहले पकड़ लेते हैं। और अगर ऐसा लगातार हो तो फिर इकॉनमी कॉम्पिटिटिव नहीं रहती, इकॉनमी कैप्चर्ड हो जाती है। और कैप्चर्ड इकॉनमी में क्या होता है? काम जनता करती है, टैक्स जनता देती है, लैंड जनता छोड़ती है, रिस्क जनता उठाती है, लेकिन ओनरशिप ओनरशिप कुछ पॉकेट्स में कंसेंट्रेट हो जाती है। और यही वो जगह है जहां देश का विकास धीरे धीरे बदलकर बन जाता है कुछ घरानों का विस्तार। अब ध्यान रहे, मैं यहाँ किसी एक व्यक्ति या एक कंपनी पर बिना सबूत आरोप नहीं लगा रहा। ये पैटर्न क्या है?
यही है पॉलिसी अनाउंसमेंट, सिलेक्टेड सेक्टर्स बूम, सिलेक्टेड ग्रुप स्केल, मीडिया सेलिब्रेशन और जनता को स्लोगन। और अगर कोई पूछे भाई ये ग्रोथ ऑर्गेनिक है या पॉलिसी इनेबल्ड कंसंट्रेशन, तो वही सवाल एंटी डेवलपमेंट कहलाने लगता है। सब लोग उसको एंटी डेवलपमेंट कहने लगते हैं। अब उस सिचुएशन पर आते हैं जो भारत के करोड़ों परिवार ने झेला था, नोटबंदी। आपको याद है ना, लोग लाइन में लगे थे, एटीएम खाली थे, शादियां अटकी थी, दुकानें ठप थी, छोटे व्यापारी टूट रहे थे, मजदूर वापस गांव जा रहे थे, बुजुर्ग घंटों लाइन में खड़े थे, कई परिवार ह्यूमिलिएशन झेल रहे थे। देश से कहा गया काला धन खत्म होगा, नकली नोट खत्म होंगे, भ्रष्टाचार पर चोट होगी, कैश इकोनॉमी टूटेगी। और आज इतने साल बाद सबसे बड़ा सवाल फिर सामने खड़ा है। अगर नोटबंदी इतनी सफल थी तो देश में फिर इतना कैश क्यों है? यही वो पंच है जिसे लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन सुनना पड़ेगा। उस समय देश में करेंसी सर्कुलेशन कहीं कम थी, लेकिन आज सिस्टम में करेंसी का आकार कहीं बड़ा है। यानी 1000 का नोट गया, 2000 का नोट भी इफेक्टिवली बाहर हो गया, लेकिन कैश कल्चर गया क्या? नहीं। और तब सवाल उठता है 2016 में मरा कौन था, काला धन या आम आदमी? क्योंकि आधिकारिक रूप से बाद में यही सामने आया कि बहुत बड़ी मात्रा में नोट जो हैं बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट आए थे। यानी जो नैरेटिव बेचा गया था कि बहुत सारा पैसा बाहर रह जाएगा, वो वैसा नहीं हुआ जैसा बताया गया था। और अब जनता पूछ सकती है, अगर लगभग सारा पैसा वापस आ गया तो फिर किसको सजा मिली? और जवाब अनकंफर्टेबल है। छोटे आदमी को, छोटे दुकानदार को, कैश पर चलने वाले मार्केट को, इनफॉर्मल इकोनॉमी को, रोज कमाने वाले को, गांव कस्बे की सर्कुलेशन को। और जो लोग सिस्टम समझते थे, जो लेयर्स बना सकते थे, जो चैनल्स जानते थे, जो रूट जानते थे, जो अकाउंटिंग और लीगल स्ट्रक्चर समझते थे, क्या वे बच निकले? यही सस्पिशन आज भी जिंदा है। और इसलिए जब कोई कहता है चोरी का पैसा घूमकर सफेद हो जाता है, तो हमें ये लाइन सेंसेशनल लग सकती है, लेकिन उसके पीछे जो ग्लोबल मैकेनिज्म है वो रियल दुनिया में मौजूद है। उसे कहते हैं लेयरिंग, शेल स्ट्रक्चर्स, राउंड ट्रिपिंग, ओपेक इन्वेस्टमेंट, टैक्स हेवंस, बेनामी रूटिंग। ध्यान रहे, हर फॉरेन इन्वेस्टमेंट गलत नहीं होती, हर कैपिटल इनफ्लो इलीगल नहीं होता, लेकिन सवाल यह है जो पैसा बाहर जाता है क्या उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट बनकर वापस भी आता है? और अगर आता है तो क्या वो इकोनॉमी को हेल्दी बना रहा है या एसेट कैप्चर करा रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। अब उस बात पर आते हैं जो सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव है। जब जनता कहती है हमारा पैसा कहाँ जाता है, तो वो सिर्फ टैक्स की बात नहीं कर रही होती, वो पूछ रही होती है जो वेल्थ इस देश में बन रही है उसकी फाइनल लैंडिंग कहाँ है? क्योंकि जो मॉडल बनता दिखाई दे रहा है उसमें खेल कुछ ऐसा है, पहले राजनीति में पैसा इकट्ठा होता है, फिर पावर और पॉलिसी उसी दिशा में बेंड होने लगती है, फिर सिलेक्टेड सेक्टर्स खुलते हैं, फिर सिलेक्टेड प्लेयर्स एक्सपेंड करते हैं, और फिर उसी एक्सपेंशन को नेशनल डेवलपमेंट कहा जाता है। और ये एक्सपेंशन कहाँ दिखता है? बिजली, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, गैस, रिफाइनरी, टेलीकॉम, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, इंफ्रा, डेटा, एआई, डिजिटल सिस्टम, इंडस्ट्रियल पार्क्स, फ्यूचर इकोनॉमी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है, भारत के फ्यूचर सेक्टर्स में एंट्री किसकी होगी? क्या ऑर्डिनरी इंडियन फैमिली भी ओनर बनेगी, या वो बस एम्प्लॉय बनेगी, कंज्यूमर बनेगी, ईएमआई पेयर बनेगी? और ओनर वही बनेंगे जो पॉलिसी की टेबल के आसपास पहले से बैठे हैं। और यही वो जगह है जहां जनता को समझना होगा विकास और ओनरशिप अलग चीजें हैं। किसी भी देश में जीडीपी बढ़ सकती है, लेकिन वेल्थ कंसंट्रेशन उससे भी तेज बढ़ सकती है। आप एक्सप्रेसवे देखकर खुश हो सकते हैं, लेकिन असली सवाल ये है उस एक्सप्रेसवे की इकोनॉमी का मालिक कौन है? आप इंडस्ट्रियल पार्क देखकर खुश हो सकते हैं, लेकिन असली सवाल ये है उस पार्क की जमीन, रेंट, सप्लाई चेन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंसिंग और प्रॉफिट चेन का मालिक कौन है? यही सवाल सबसे डेंजरस है। चलिए अब मेमोरी टेस्ट करते हैं। याद है आपको स्मार्ट सिटी मिशन? देश से कहा गया 100 शहर स्मार्ट बनेंगे। ऐसा नैरेटिव बना दिया गया था कि बस कुछ साल में भारत के शहर बदल जाएंगे। फिर क्या हुआ? कुछ जगह ब्यूटिफिकेशन हुआ, कुछ जगह कमांड सेंटर्स बने, कुछ जगह रोड सिग्नल, सीसीटीवी पार्क, लेक फ्रंट्स, लाइटिंग्स। लेकिन आज मैं आपसे अगर पूछूं एक ऐसा शहर बताइए जो सचमुच वर्ल्ड क्लास स्मार्ट अर्बन लाइफ में बदल गया हो, तो क्या जवाब आएगा? यही प्रॉब्लम है। भारत में स्कीम लॉन्च बहुत सिनेमैटिक होती है, लेकिन रिजल्ट अक्सर फ्रेगमेंटेड निकलता है। फिर टाइमलाइन निकल जाती है, फिर नई स्कीम आ जाती है, फिर पुरानी स्कीम का ऑडिट गायब हो जाता है, फिर मीडिया अगले स्लोगन पर शिफ्ट हो जाता है और जनता जनता अगले प्रॉमिस की लाइन में खड़ी हो जाती है। तो आज जब भव्य आई है तो जनता को पहला सवाल ये पूछना चाहिए, स्मार्ट सिटी का हिसाब कहाँ है? कितना पैसा लगा, कितना डिलीवर हुआ,
कितना मेंटेनेंस में गया, कितना टेंडर में फंसा, कितना इम्पैक्ट आया। क्योंकि अगर पुराने एक्सपेरिमेंट का पब्लिक ऑडिट नहीं है तो नई मेगा योजना पर ब्लाइंड ट्रस्ट क्यों? अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, इस बार मामला अलग है, सरकार सीरियस है। देखिए पीएलआई, गति शक्ति, मेक इन इंडिया। ठीक है, तो फैक्ट्स पर बात करते हैं। मेक इन इंडिया 2014 से देश में एक नारा बहुत ताकत से बेचा गया। मेक इन इंडिया, सिंह वाला लोगो, ग्लोबल एम्बिशन, मैन्युफैक्चरिंग पावर, जॉब्स एक्सप्लोजन। लेकिन सवाल ये है, अगर मेक इन इंडिया इतना ट्रांसफॉर्मेटिव था तो आज भी मैन्युफैक्चरिंग की चर्चा प्रॉमिस में ज्यादा और प्रूफ में कम क्यों है? जनता को ये बेसिक सवाल पूछना चाहिए। एक्सपोर्ट्स कहाँ तक पहुंचे, मैन्युफैक्चरिंग शेयर कहाँ पहुंचा, हाई वैल्यू जॉब्स कितनी बनी, असेंबली और डीप मैन्युफैक्चरिंग में फर्क कितना है? क्योंकि अगर स्लोगन ज्यादा बड़ा हो और स्ट्रक्चरल रिजल्ट छोटा तो फिर वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं, पॉलिटिकल ब्रांडिंग होता है। बात करें पीएलआई स्कीम की। अब पीएलआई स्कीम को पूरी तरह खारिज करना गलत होगा क्योंकि सरकार के अपने दावों के अनुसार लगभग 1.88 लाख करोड़ निवेश, 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा प्रोडक्शन सेल्स और 12.3 लाख जॉब लिंक्ड। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन यहाँ भी सवाल वही है, क्या ये ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्रियल डीपनिंग है या सिलेक्टेड आइलैंड ऑफ सक्सेस? क्या ये सिर्फ कुछ सेक्टर्स और कुछ कंपनीज में कंसंट्रेटेड सक्सेस है या पूरे एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर को बदलने वाली क्रांति? क्योंकि हेडलाइन और ग्राउंड रियलिटी में फर्क होता है। अगर हेडलाइन कहे जॉब्स लेकिन मेजॉरिटी जॉब्स लो वेजेस, अनस्टेबल, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड निकले तो जनता को सच बोलना पड़ेगा, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, ये लेबर एब्जॉर्प्शन है। पीएम गति शक्ति की अगर बात करें, कंसेप्ट अच्छा है, लॉजिस्टिक्स, प्लानिंग, इंफ्रा, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन बहुत पावरफुल आइडिया है, लेकिन भारत की समस्या आइडिया नहीं है। भारत की समस्या है एग्जीक्यूशन, करप्शन, कोऑर्डिनेशन फेलियर, लोकल कैप्चर, फाइल डिलेज, टेंडरिंग पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेटिक लीकेज। यानी इस देश में सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, पॉलिसी कितनी भी अच्छी, जितनी भी अच्छी बनती है, सिस्टम उसे उतना ही खा जाता है। और अगर सिस्टम वही है तो स्कीम का नाम बदलने से रिजल्ट नहीं बदलता। अब इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा सुनिए। एक देश दो तरीकों से बढ़ सकता है। पहला मॉडल, लोगों को काम भी मिलता है और मालिकाना भी मिलता है। दूसरा मॉडल, लोगों को काम मिलता है लेकिन ओनरशिप कुछ हाथों में सिमट जाती है और डर ये है कि भारत दूसरे मॉडल की तरफ जा रहा है। मतलब आप पढ़ो, आप डिग्री लो, आप स्किल सीखो, आप एग्जाम दो, आप नौकरी करो, आप ईएमआई भरो, आप टैक्स दो, आप इन्फ्लेशन झेलो, आप पेट्रोल भराओ, आप बिजली का बिल भरो। लेकिन मालिक कौन बनेगा? इंडस्ट्रियल लैंड का मालिक, वेयर हाउस चेन का मालिक, एनर्जी एसेट्स का मालिक, टेलीकॉम बैकबोन का मालिक, लॉजिस्टिक नेटवर्क का मालिक, रिफाइनरी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रा, एआई, डेटा, पावर चेन का मालिक। अगर इसका जवाब बार बार कुछ ही नामों में सिमटता जा रहा है तो फिर जनता को सच बोलना पड़ेगा। हम मिडिल क्लास नहीं बना रहे, हम ऑर्गेनाइज मजदूर बना रहे हैं। हाँ, सैलरी थोड़ी बेटर हो सकती है, जीवन शैली थोड़ी शाइनी हो सकती है, ईएमआई पर कार आ सकती है, 2 BHK आ सकता है, एसी आ सकता है, फोन अपग्रेड हो सकता है, लेकिन क्या क्या आप मालिक बन रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर एक सोसाइटी में ओनरशिप ऊपर कंसंट्रेट हो जाए और नीचे मासेस सिर्फ काम करे तो ये डेमोक्रेसी दिखने में मॉडर्न होती है लेकिन स्ट्रक्चर में फ्यूडल होती जाती है। अब आता है वो सवाल जो हर बार पूछा जाता है, अगर इतना सब हो रहा है तो जनता देख क्यों नहीं रही? और यही सबसे पेनफुल सच है, जनता को सब नहीं दिखता, उसे जो दिखाया जाता है वो वही देखती है। ये कहना कि लोगों को सब पता है बहुत आसान है, लेकिन सच ये है लोगों को वही पता है जो उन तक मैसिव स्केल पर पहुंचाया जाता है। और आज नैरेटिव किसके पास है? टीवी चैनल्स, बड़े अखबार, सोशल मीडिया इकोसिस्टम, व्हाट्सएप नेटवर्क्स, इन्फ्लुएंसर्स, पेड अनपेड पॉलिटिकल मशीनरी, मीम फैक्ट्रीज, आईटी सेल्स, एडिटेड क्लिप्स, रेक कंटेंट, रिलीजियस पोलराइजेशन कंटेंट। और जब हर दिन करोड़ों लोगों तक एक ही तरह की कहानी पहुंचे, हिंदू खतरे में है, मुसलमान असली समस्या है, पाकिस्तान पर गुस्सा करो, नेता ही देश है, सवाल पूछना एंटी नेशनल है, इकोनॉमी पर सवाल करना नेगेटिविटी है, तो फिर कौन पूछेगा? मैन्युफैक्चरिंग शेयर क्या है, एक्सपोर्ट क्वालिटी ग्रोथ कहाँ है, डेट किसका राइट ऑफ हुआ है, कौन पॉलिसी से पहले सेक्टर में बैठेगा, किस प्रोजेक्ट का ऑडिट पब्लिक है, किस योजना का सोशल कॉस्ट क्या है? यही तो खेल है। सच की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो बोरिंग होता है और प्रोपेगेंडा की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो एक्साइटिंग होता है। एक तरफ बोरिंग डेटा है, दूसरी तरफ इमोशनल वॉर है, एक तरफ फुटनोट है, दूसरी तरफ स्लोगन है, एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग शेयर की टेबल है, दूसरी तरफ 15 सेकंड का देश खतरे में वाला रील है। तो फिर जीत कौन रहा है? वो जिसके पास वॉल्यूम है,
आप 1 किलो सच बनाइए, अगर सामने वाला 1 टन नैरेटिव बना रहा है तो जनता का दिमाग किससे भरेगा? यही आज का मीडिया वॉर है। अब कुछ लोग कहेंगे लेकिन जीडीपी तो बढ़ रही है, देश दुनिया की बड़ी इकॉनमी बन रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ एक मैच्योर सवाल पूछना जरूरी है। जीडीपी ग्रोथ किस क्वालिटी की है? क्योंकि इकॉनमी सिर्फ हेडलाइन नंबर नहीं होती। सवाल यह है, जॉब क्वालिटी क्या है, हाउस होल्ड स्ट्रेस कितना है, इनइक्वालिटी कितनी बढ़ रही है, प्राइवेट ओनरशिप कंसंट्रेशन कितना है, डेट बर्डन क्या है, रियल वेजेस कहाँ है, इनफॉर्मल सेक्टर कितना टूट चुका है, स्मॉल बिजनेस सर्वाइव कर रहा है या नहीं। और अगर हेडलाइन ग्रोथ हो लेकिन नीचे एंजाइटी, डेट, इनइक्वालिटी और कंसंट्रेशन भी हो, तो फिर जनता को सिर्फ ग्रोथ नहीं, ग्रोथ फॉर होम ये पूछना पड़ेगा। यही वो जगह है जहां सीरियस इकोनॉमिस्ट्स बार बार क्वेश्चंस देते हैं कि सिर्फ नंबर से इल्यूजन्स भी क्रिएट हो सकते हैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रक्चर पर बात ना हो तो। और अब आखिरी सवाल, क्या भव्य सफल हो सकती है? हाँ, 100% हो सकती है, अगर जमीन एक्विजिशन ट्रांसपेरेंट हो, लोकल कम्युनिटीज की कंसेंट जेन्युइन हो, कॉन्ट्रैक्ट्स फेयर हो, पॉलिटिकल फेवरेटिज्म ना हो, रियल टाइम डिस्क्लोजर्स हो और पब्लिक ऑडिट हो, जॉब ऑडिटेड हो, ओनरशिप कंसंट्रेशन रोकी जाए, एमएसएमईज को भी एंट्री मिले और इंडस्ट्रियल पार्क्स सिर्फ रियल एस्टेट प्ले बनकर ना रह जाएं। तब ये योजना सचमुच गेम चेंजर हो सकती है। लेकिन अगर ये सब नहीं हुआ तो फिर भव्य भी वही बनेगी जो भारत में बहुत सी मेगा स्कीम्स बनती रही हैं। अनाउंसमेंट्स बड़ी, हेडलाइन बड़ी, बजट बड़ा, प्रॉमिस बड़ा, लेकिन हिसाब गायब। और तब इतिहास फिर वही लिखेगा, पहले स्मार्ट सिटी, फिर मेक इन इंडिया, फिर पीएलआई, फिर गति शक्ति, अब भव्य। नाम बदलते रहेंगे, प्रेजेंटेशन बदलती रहेगी, लोगो बदलता रहेगा, स्पीच बदलती रहेगी, लेकिन जनता का सवाल वही रहेगा, हमारे हिस्से में क्या आया? नौकरी, स्थिर भविष्य, मालिकाना डिग्निटी या सिर्फ ताली? इस देश की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि करप्शन है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि अगर करप्शन को डेवलपमेंट पैकेजिंग में लपेट दिया जाए तो जनता उसे ग्रोथ समझने लगती है। सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि कुछ लोग बहुत अमीर हो रहे हैं, सबसे बड़ा खतरा ये है कि पूरा सिस्टम इस तरह सेट हो जाए कि बाकी सबको ये नॉर्मल लगने लगे कि अब बस मेहनत करो, आप बस टैक्स दो, आप बस वोट दो, आप बस लड़ो, आप बस रिलीजन पर डिवाइड हो जाओ और ऊपर से जो मॉडल उतारा जाए उसे राष्ट्र निर्माण मान लो। लेकिन याद रखिए, जिस देश में काम करने वाले करोड़ों हों और मालिक बनने वाले मुट्ठी भर, तो सिर्फ इकॉनमी नहीं बदलती, वहाँ डेमोक्रेसी की आत्मा बदलने लगती है। और इसलिए आज कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, विकास किसका। और अगर आपको लगता है ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचना चाहिए जो स्लोगन्स नहीं स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं, तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक सवाल जिंदा है तब तक लोकतंत्र पूरी तरह से मरता नहीं है। और अगर सवाल मर गए तो फिर सिर्फ स्कीम्स बचेंगी, लोग नहीं। महलों की रोशनी पे न जाना ये दोस्त, कई घरों का अंधेरा भी उसमें शामिल होता है। प्रणाम।